एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करेंगे। हम इसका पूरा मॉडल देखेंगे, आईडीएफसी की हिस्ट्री देखेंगे, कैपिटल फर्स्ट की हिस्ट्री देखेंगे और मर्जर के बारे में बात करेंगे। एंड में हम फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन की बात करेंगे। अब बेसिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट के मर्जर के थ्रू बना था। अब बैंक चलाने के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप रिस्क को कैसे मिटिगेट करते हो, रिस्क को कैसे मैनेज करते हो। क्योंकि आप एक तरफ से पैसा लेते हो, वो होता है आपका लाइबिलिटी साइड जिसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स, और वो पैसा आप किसी को देते हो जो होता है आपका एसेट साइड, मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो एक जगह से पैसा लिया सोर्सेस ऑफ फंड्स, दूसरी जगह पैसा लगाया वो होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो बेसिकली ये लाइबिलिटीज और एसेट्स होता है। सो अब बैंक बेसिकली किसी से पैसा उठाती है और किसी को पैसा देती है। सो इस बीच में बैंक स्प्रेड कमाती है। तो वो स्प्रेड कमाने के लिए ना बैंक को बहुत रिस्क जो होता है, बेसिकली बहुत रिस्की बिजनेस है ये, तो जो स्प्रेड कमाती है उसके लिए बैंक को रिस्क बहुत ही मैनेज करना पड़ता है, रिस्क मिटिगेट करना पड़ता है। अब अगर मैं आईडीएफसी लिमिटेड की हिस्ट्री की बात करूं तो 1997 में आईडीएफसी लिमिटेड फॉर्म हुआ था। अब पहले ये लोग होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस करते थे। मतलब क्या कि अगर टोल रोड बनाना है, ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए तो आईडीएफसी उनको पैसा देती थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि ये जो होलसेल, अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो पिछले 10 साल में अगर आप देखोगे तो ये जो होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स है ना, ये इसमें बहुत एनपीएज आए हैं। क्यों? मतलब ये लोन्स बहुत खराब हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो होलसेल लोन्स होते हैं, इंफ्रा लोन्स होते हैं, ये बहुत चंकी और बल्कि लोन्स होते हैं। अगर मैं रिटेल लोन्स के कंपैरिजन में करूँ तो अगर इसका एग्जांपल से हम समझे तो मान लो मैं बैंक हूँ, मैं रिटेल बैंक हूँ, मैंने 100 रुपया 100 लोगों को दिया, मतलब हर एक इंसान को मैंने 1-1 रुपया दिया। वर्सेस एक और बैंक है जो होलसेल लेंडिंग में है, जिन्होंने वही 100 रुपया 5 लोगों में दिया। तो अब ऐसे में क्या हो गया ना, जो होलसेल बैंक है उसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान ने भी, एक बोरोवर ने भी अगर वो डिफ़ॉल्ट किया तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वर्सेस अगर मैं रिटेल लेंडिंग में हूँ तो अगर मेरे बोरोवर ने, जिसको मैंने लेंड किया है पैसा, वो जो बोरोवर है, अगर एक ने भी अगर नुकसान मतलब डिफ़ॉल्ट किया तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना होलसेल बैंक को पड़ेगा। सो ऐसे केस में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है होलसेल बैंकिंग के लिए एज़ कम्पेयर टू रिटेल बैंक। सो पहले ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होलसेल में लेंडिंग करते थे। उसके बाद 2014 में इन्होंने बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और 2015 में इनको बैंकिंग लाइसेंस भी मिल गया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और होलसेल लेंडिंग थी ना, वो आईडीएफसी से डीमर्ज होके आईडीएफसी बैंक बन गया। आईडीएफसी लिमिटेड में अभी भी आईडीएफसी सिक्योरिटीज आईडीएफसी लिमिटेड का पार्ट है, एसेट मैनेजमेंट आर्म भी आईडीएफसी का पार्ट है। सिर्फ जो होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स थे या वो जो बुक थी उसको डीमर्ज करके आईडीएफसी बैंक बनाया गया। अब हम कैपिटल फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। अब कैपिटल फर्स्ट आया, मतलब यहाँ पे मिस्टर वैद्यनाथन का नाम आएगा। आज अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं आईडीएफसी फर्स्ट को देख के इन्वेस्ट नहीं कर रही, मैं वैद्यनाथन जी को देख के इन्वेस्ट कर रही। तो मिस्टर वैद्यनाथन बेसिकली सबसे पहले वो सिटी बैंक में थे, वहाँ पर वो काम करते थे। उसके बाद आईसीआईसीआई में अराउंड 2000 में वो आईसीआईसीआई में आए। आईसीआईसीआई में उन्होंने रिटेल जो सेगमेंट था या रिटेल डिवीजन था उसको उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। और उसके बाद अराउंड 2012 में वैद्यनाथन जी ने कैपिटल फर्स्ट को फॉर्म किया। अब कैपिटल फर्स्ट कैसे फॉर्म हुई उसके हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। लेकिन कैपिटल फर्स्ट बेसिकली मिस्टर वैद्यनाथन ने फॉर्म की अराउंड 2012 में। अब आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर क्यों हुआ और वाई मर्जर वाज मेकिंग अ सेंस। तो जो कैपिटल फर्स्ट का अगर आप देखोगे ना तो इससे आपको कैपिटल फर्स्ट की हिस्ट्री भी समझ में आएगी। कैपिटल फर्स्ट में रिटेल, जो कैपिटल फर्स्ट भी एनबीएफसी थी तो वो लोग भी लोन देते थे लोगों को। तो 91% उनकी लोन बुक रिटेल थी और बाकी की जो थोड़ी बहुत थी वो होलसेल थी। सो बेसिकली कैपिटल फर्स्ट रिटेल ओरिएंटेड एनबीएफसी था और वही आईडीएफसी लिमिटेड तो होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में था। सो यहाँ पे ना होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में होने की वजह से इनका जो स्प्रेड था आईडीएफसी का वो बहुत कम था, 1.5%, और वही कैपिटल फर्स्ट का स्प्रेड अच्छा खासा था। अगर मैं आईडीएफसी बैंक का आपको बोल रही हूँ कि स्प्रेड 1.5% था, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मेरा काम है, अगर मैं आईडीएफसी बैंक हूँ तो मेरा काम है लोगों को पैसे देना, ठीक है। तो मैं भी तो कहाँ से पैसा उठाऊंगी? तो जिस रेट पे आईडीएफसी पैसा उठा रही थी वो था 7.5% और जिस रेट पे आईडीएफसी दे रही थी मतलब यील्ड वो था 9%। सो ऐसे केस में मैं ले रही थी 7.5% से, दे रही थी 9% से, तो मेरा जो स्प्रेड था 1.5% वो बहुत कम था।
बाद जो कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी का मर्जर हुआ, उसके बाद जो यील्ड, जो 9% की यील्ड थी, वो पहुंच गई सीधा 11.5% पे। जो स्प्रेड था, जो पहले आईडीएफसी को 1.5% मिल रहा था, वो अराउंड 3.6% तक पहुंच गया। फिर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है कैपिटल फर्स्ट का, वो अराउंड 7% के आसपास था, आईडीएफसी का 1.5% के आसपास था। फिर आईडीएफसी को ना बहुत सारी प्रोविजनिंग करनी पड़ रही थी, मतलब कि उनके लोन्स बहुत खराब थे, तो बहुत सारी प्रोविजनिंग करनी पड़ रही थी। ऐसे कि इसमें आरओए जो आईडीएफसी का था वो भी बहुत खराब था। और कैपिटल फर्स्ट को क्या फायदा हुआ? कैपिटल फर्स्ट को बेसिकली बैंकिंग लाइसेंस मिल गया, उनको बैंकिंग में एंटर होना था तो उनको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया, और उनको लो कॉस्ट लाइबिलिटी बेस मिल गया। तो जो उनकी लाइबिलिटी स्टेबल नहीं थी, वो उनकी लाइबिलिटी स्टेबल हो गई, क्योंकि बैंक में अगर आप आ गए हो तो आपका लाइबिलिटी थोड़ा लो कॉस्ट हो जाती है, राइट, जिसको हम आगे हम देखेंगे, कासा और ये सब। सो लाइबिलिटी स्टेबल हो गई, लो कॉस्ट लाइबिलिटी उनको मिल गई, और उनको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया। इसीलिए आईडीएफसी के पास जो चीज़ें नहीं थी वो कैपिटल फर्स्ट ने उनको दे दी, कैपिटल फर्स्ट के पास जो चीज़ें नहीं थी वो आईडीएफसी ने उनको दे दी। सो ऐसे केस में मर्जर एक्चुअली मेक सेंस। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, अब हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करेंगे, अब हिस्ट्री सब हो गई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर अभी हम लोन बुक्स की बात करें तो होम लोन में है, कंज्यूमर लोन में है, टू व्हीलर लोन में है, और आपको दिख रहा होगा ऐसे बहुत सारे उनके लोन प्रोडक्ट्स हैं। अब बात करते हैं एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि अपने एवरेज एसेट्स पे बैंक कितना इंटरेस्ट कमा रही है। सो नेट इंटरेस्ट अर्न्ड माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी क्या स्ट्रैटेजीज है। आज लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को क्यों एचडीएफसी बैंक बोल रहे हैं, या क्यों मल्टी बैगर स्टॉक बोल रहे हैं? देखो, बैंक की 3 स्ट्रैटेजीज है, और अगर आप मिस्टर वैद्यनाथन के इंटरव्यूज भी देखेंगे तो ये इन तीन चीज़ों के बारे में ही बात कर रहे हैं। पहली चीज़ है, पहली स्ट्रैटेजी इनकी है कि इनको रिटेल बुक बढ़ाना है। तो क्या सही में ये जो बोल रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं? क्या इनकी रिटेल बुक हमें बढ़ते हुए दिख रही है? तो आइए देखते हैं। दिसंबर 18 में आप देखोगे अराउंड 65% इनकी होलसेल बुक थी। तो टोटल लोन बुक में से 65% ये लोग होलसेल लोन बुक था इनका। और आज अगर आप देखोगे तो अराउंड 56% रिटेल लेंडिंग है। मतलब क्या, ये होलसेल लेंडिंग से जो बल्कि लोन्स ये लोग पहले देते थे, वहां से ये लोग अभी 56% रिटेल लेंडिंग में है। बहुत एग्रेसिवली ये लोग रिटेल लेंडिंग बुक या अपनी रिटेल बुक बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बोल रही हूँ रिटेल बुक बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या? जो कंज्यूमर लोन्स होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन्स होते हैं, वो लोग दे रहे हैं, टू व्हीलर लोन्स होते हैं वो दे रहे हैं, मॉर्गेज लोन्स दे रहे हैं, या एमएसएमई या स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स दे रहे हैं। तो आप देखोगे कि इनकी होलसेल लोन बुक जो है वो भी बहुत कम हो रही है। तो अराउंड दिसंबर 2020 में अगर मैं होलसेल बुक की बात करूँ तो वो अराउंड 23,000 करोड़ के आसपास है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक है वो भी घट के अराउंड 11,000 करोड़ के आसपास आ गई है। और वही आप इनकी रिटेल लोन बुक देखोगे ना तो वो बढ़ के अराउंड 66,000 करोड़ पे है, विच इज ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 32%, जो कि बहुत बढ़िया नंबर है। अब बैंक की यहाँ पे सेकेंड स्ट्रैटेजी ये है अपनी लाइबिलिटी साइड को फिक्स करना, जो सोर्सेस ऑफ फंड्स है। कासा रेशो, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स आपने सुना होगा। तो कासा रेशो कोई भी बैंक के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, एक बार लोगों ने अकाउंट खुलवा दिया तो बैंक को बहुत सस्ते सोर्स ऑफ फंड्स मिल जाते हैं। अब अगर मान लो आपका HDFC बैंक में अकाउंट है, आपको कितना % सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिल रहा है? 4% के आसपास, 3.5% के आसपास। ये जो आप अकाउंट खुलवा रहे हो और अपने बैंक अकाउंट में HDFC के पास पैसा रख रहे हो, ये बैंक के लिए होता है सोर्सेस ऑफ फंड्स। यही बैंक डिपॉजिट से पैसा लेके लोगों को लोन देती है। तो 4% से, मान लो सेविंग अकाउंट का अगर मैं 4% इंटरेस्ट रेट पकड़ूँ तो 4% से आपसे बैंक ने पैसा लिया और आगे सपोज 10% से वो लोन दे रही है, तो यहाँ पे स्प्रेड ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोर्सेस ऑफ फंड्स जो 4% है वो कम ब्याज पे, कम कॉस्ट ऑफ फंड्स पे पैसा उठा रही है बैंक, कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक पैसा उठा रही है और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे रही है, राइट। कोई भी बैंक के लिए कासा रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कासा बेसिकली सस्ता सोर्स ऑफ फंड्स होता है। अब IDFC बैंक का कासा रेशो बहुत बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि IDFC बैंक 7% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है, वहीं दूसरे बैंक 3%, 4% जो दे रहे हैं। इसी वजह से लोग IDFC फर्स्ट बैंक के पास अकाउंट खुलवा रहे हैं। अब आप बोलोगे IDFC बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है, बाकी बैंक का 3.5% के आसपास है। तो
अभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा ज़्यादा है, राइट, क्योंकि आईडीएफसी बैंक को 7% ब्याज देना पड़ रहा है, दूसरे बैंक को 3.5% ब्याज देना पड़ रहा है। सो अब ऐसे केस में जैसे अभी 4 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपना जो इंटरेस्ट रेट का जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है वो 4% के आसपास कर दी है। सो अब बेसिकली आईडीएफसी का फंडा क्या था, या कोटक ने भी ऐसा किया था, एक बार आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे के आपके पास कासा ले लो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स खुलवा दो, और एक बार आपको वो कासा मिल गया, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स मिल गए, डिपॉजिटर्स मिल गए, फिर आप अपना इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम कर लो, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया, कोटक ने भी किया था। सो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, मैंने सुना है कि 4% के आसपास उसका इंटरेस्ट रेट आ गया है। सो क्या अब डिपॉजिटर्स जिन्होंने अकाउंट खुलवाया था, क्या वो छोड़ के चले जाएंगे, क्या वो अपना अकाउंट बंद करवाएंगे? नहीं। ये है सेकेंड मोड जो बैंकिंग इंडस्ट्री में देखा जाता है कि भाई एक बार आपने ये खोल दिया, आपने अकाउंट खोल दिया, एक बार सपोज मैंने एचडीएफसी बैंक में या फॉर दैट मैटर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट खुलवा दिया, तो क्या मैं बार बार अपना अकाउंट चेंज करवाऊंगी कि यार अभी कोई नया बैंक आया है, उधर ज़्यादा टका इंटरेस्ट मिल रहा है, चलो ये अकाउंट बंद करके दूसरा अकाउंट खोल दो? नहीं। ऐसा हो सकता है कि मैं 2 अकाउंट रख दूं, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अकाउंट मैं बंद नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत झंझट वाला काम होता है। अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरो, हर जगह आपने वही अकाउंट नंबर दिया होगा, हर जगह आपने वही अकाउंट लिंक किया रहेगा। सो ऐसे केस में वो फिर से पूरा वो सब बंद करवाना, फिर से दूसरा अकाउंट लिंक करवाना, वो झंझट में हम नहीं जाते। सो ऐसे केस में हम अकाउंट बंद नहीं करवाते। तो ये है मोड बैंकिंग, ये बेसिकली हर बैंक्स के लिए होता है। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी पता था कि एक बार हमको डिपॉजिटर्स मिल गए, उसके बाद वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मोड्स, और इसी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आप देखोगे कि 7% के इंटरेस्ट रेट के लिए लोगों ने बहुत सारे अकाउंट्स खुलवाए, उनका कासा रेशो बढ़ गया। तो कासा रेशो बहुत बहुत हेल्दीली इनका बढ़ा है। तो Q4 2021 Q4 रिजल्ट्स आ चुके हैं, अनऑडिटेड रिजल्ट्स है। तो अगर आप देखोगे तो इनका कासा रेशो ऑलमोस्ट 51% से हो गया, 51% हो गया है, विच इज़ वेरी हेल्दी नंबर। अच्छा, अब आप बोलोगे 7% इंटरेस्ट दे के क्या ये लोग इतना अच्छा पैसा कमा पा रहे थे जब ये लोग डिपॉजिटर्स को 7% इंटरेस्ट ऑफर कर रहे थे? तो हाँ, ये लोग जो पैसा ले रहे थे डिपॉजिटर्स से वो 60% पे ले रहे थे, 7% पे, लेकिन जो अपने जो बोरोवर्स को या जो ये लोग लेंड कर रहे थे लोन, वो ऑलमोस्ट 15-16% के यील्ड पे कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा स्प्रेड था। और एक चीज़ इनकी ये अच्छी हुई कि अब जब रिजल्ट्स आए हैं लास्ट क्वार्टर के 2021 के, तो पहले ऐसा हो रहा था कि इनके भले रिटेल, जैसे इनका जो पूरा लोन सेगमेंट था, लोन बुक था, उसमें से रिटेल का शेयर तो बढ़ रहा था, होलसेल का कम हो रहा था, लेकिन टोटल फंड्स, जो टोटल फंडेड एसेट्स थे वो बढ़ नहीं रहे थे। मतलब इनकी टोटल लोन बुक बढ़ नहीं रही थी। तो जो इन्वेस्टर्स को बहुत कंसर्न था कि इनकी टोटल फंडेड एसेट्स वो बढ़ नहीं रही है, तो 1 लाख करोड़ के आसपास ही इनका वो नंबर घूम रहा था। अभी अगर इस क्वार्टर में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास इनकी ग्रोथ हुई है, विच इज़ वेरी गुड। फिर आप अगर इनके टॉप 20 डिपॉजिटर्स का कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो लास्ट ईयर में अराउंड 20.26% जो डिपॉजिट्स थे वो टॉप 20 डिपॉजिटर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बट नाउ ये परसेंट 7.76% हो गया है। घट घट के कॉन्सेंट्रेशन अभी इधर ज़्यादा रहा नहीं है। मतलब डिपेंडेंसी ऑन टॉप डिपॉजिटर्स इज वेरी लेस। रिटेल ओरिएंटेड बैंक बनाने की यहाँ पे कोशिश हो रही है और ये लोग काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल हो रहे हैं। इनका अगर आप लिक्विडिटी रेशियो देखोगे ना, वो भी बहुत अच्छा है, अराउंड 155%। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में अगर रिक्वायरमेंट आती है बैंक को पैसे देने की, तो यहाँ पे इनको दिक्कत नहीं जाएगी। मोर देन 100% ये लिक्विडिटी रेशियो होना चाहिए। इनका 155% है, विच इज़ वेरी गुड। फिर आप देखोगे इनका जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है उस पर भी डिपेंडेंसी कम हो रही है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स मतलब क्या कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, ये लोग बैंक में पैसा पार्क करते हैं। जैसे हम छोटे डिपॉजिटर्स बैंक में पैसा पार्क करते हैं और हमें इंटरेस्ट मिलता है, हम वी आर ए डिपॉजिटर्स, वैसे ही ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये लोग भी बैंक में पैसा पार्क करते हैं और उनके बदले उनको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये स्टिकी कस्टमर्स नहीं है। जैसे हम लोग जो नॉर्मल जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो स्टिकी कस्टमर्स होते हैं, जो मैंने आपको मोट में समझाया था। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये लोग स्टिकी कस्टमर्स नहीं होते, तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। सेकेंड चीज़ ये कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो कासा के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है उसके कंपैरिजन में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े बैंक के बढ़ जाते हैं। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आप देखोगे तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स
कम होते जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, जिसके वजह से कॉस्ट ऑफ फंड्स में उनको बहुत फायदा होगा। अब इनका थर्ड स्ट्रैटेजी इनके लेगेसी लोन्स। अब जब मर्जर हुआ तो आईडीएफसी लिमिटेड बेसिकली किस में था, इंफ्रास्ट्रक्चर और होलसेल लोन्स में था। तो वहाँ पे जो लोन बुक थी वो कहाँ जाएगी, मर्जर हुआ तो अच्छी चीज़ें तो आईडीएफसी की कैपिटल फर्स्ट में आ गई, लेकिन जो बुरी चीज़ें हैं, जो लेगेसी लोन्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स है, बल्कि लोन्स है, वो कहाँ जाएंगे, वो भी साथ साथ कैपिटल फर्स्ट में आ जाएंगे, राइट। सो इनका जो कंसर्न है वो है लेगेसी लोन्स। अब टेक्निकली कैपिटल फर्स्ट का जो गोल है वो रिटेल ओरिएंटेड ही है, उनको रिटेल बैंक में ही पूरा रिटेल बुक ही उनको बनानी है, लेकिन बल्कि जो लेगेसी लोन्स मिले हैं उसको ऐसे ही फेंक तो नहीं सकते, उसको भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। सो ऐसे केस में इन लोगों ने काफ़ी सारी प्रोविजन इसके तरफ क्रिएट करके रखी है। इतनी प्रोविजन करने की वजह से आप देखोगे कि इनका आरओए जो है बहुत ही खराब रहा है, क्योंकि जब मर्जर हुआ उसके बाद इन्होंने इनके कुछ एक दो साल तो इनके प्रॉफिट्स थे ही नहीं, राइट, क्योंकि ये लोग बहुत ही प्रोविजंस क्रिएट करते जा रहे थे, इसके वजह से लॉसेस थे, आरओए खराब आ रहे थे। लेकिन ये प्रोविजंस करना नेसेसरी था, इनको क्लीन करना था बेसिकली अपनी बैलेंस शीट, राइट। लेकिन अभी भी इनको वो प्रोविजंस करने पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ही कंसर्न है, मतलब बहुत ज़्यादा है वो लेगेसी लोन्स, राइट। सो अभी जैसे कि आप देखोगे कि वोडाफोन के अगेंस्ट इन्होंने 25% प्रोविजन करके रखा है, ठीक है। फिर एक साउथ इंडिया की लॉजिस्टिक कंपनी है, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने प्रोविजन करके रखा है। डीएचएफएल के अगेंस्ट भी इन्होंने प्रोविजन करके रखा है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितने सारे लोन बुक के लिए इन्होंने अपना प्रोविजनिंग करके रखी है। अब इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ लोन्स ऐसे हैं या कुछ एसेट्स ऐसे हैं कि वो स्टैंडर्ड एसेट्स है, मतलब खराब नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एज अ कंजर्वेटिवली प्रोविजन उसके अगेंस्ट करके रखी है। अच्छा, मैं बोल रही हूँ प्रोविजन करके रखी है, उसका मतलब क्या, देखो अगर कुछ ऐसे लोन्स हैं जिससे मुझे 2-3 महीने से इंटरेस्ट आना बंद हो गया है, मतलब वो खराब लोन्स है, उसके अगेंस्ट मैं अभी ही प्रोविजन करके रखूंगी, ठीक है, ताकि आगे जाके मुझे दिक्कत ना हो। अभी ही मैं अपने जो प्रॉफिट है, मेरी जो प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट मैं इसको एडजस्ट करूंगी, मतलब प्रोविजन इसके अगेंस्ट में क्रिएट करके रखूंगी। सो ऐसे केस में इनके कुछ ऐसे लोन्स हैं जो ये बोलते हैं कि अभी भी वो स्टैंडर्ड एसेट्स है, मतलब अच्छे एसेट्स है, अभी तक वो एसेट्स खराब नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कंजर्वेटिव साइड पे इन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोविजंस करके रखी हैं। तो अब अगर दिसंबर 2020 में आप इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो देखोगे तो वो अराउंड 51% है, मतलब इतनी सारी इन्होंने प्रोविजन करके रखी है। कुछ टाइम तक ना आगे आपको ये प्रोविजंस दिखते जाएंगे और उसकी वजह से आपको नंबर्स थोड़े अंडर प्रेशर दिखेंगे। देखो ये लेगेसी लोन्स की तरफ कुछ टाइम आप देखोगे कि ये लोग प्रोविजंस क्रिएट करते जा रहे हैं, लेकिन एक बार जब ये प्रोविजंस करना थोड़ा कम कर देंगे, एक बार जब लेगेसी लोन्स के अगेंस्ट ये प्रोविजंस कम होते जाएंगे, उसके बाद नंबर्स भी थोड़े अच्छे दिखेंगे, राइट। तो अगर हम इनकी कुछ अच्छी बातें देखें तो रिटेल ओरिएंटेड बैंक की तरफ ये जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे रिटेल ओरिएंटेड लोन्स में ब्याज ज़्यादा मिलता है, मतलब मेरा नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छा होगा। फिर जो आप इनका देखोगे, जो सीडीज की हमने बात की थी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की, वो भी कम, डिपेंडेंसी कम होते जा रही है, विच इज़ वेरी गुड। अगेन मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होगा। अब हम बात करते हैं रिस्क की। तो पहला रिस्क ये है कि अब कुछ समय तक आप देखोगे कि इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको एक्सपैंड करना है, इनका गोल है इनको 800-900 ब्रांचेस खोलनी है। सो ऐसे केस में जब नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा खोलेंगी तो उसके ऊपर खर्चा लगेगा, तो ऐसे केस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है आपको थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। सेकेंड रिस्क है इनका लेगेसी लोन्स, जो आईडीएफसी लिमिटेड से इनको पास ऑन हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा आपको स्ट्रेस दिख सकता है। तो लेगेसी लोन्स में थोड़े कंसर्न्स हमको आगे जाके देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं इनके नेट एनपीएस की बात करूँ तो दिसंबर 2020 के क्वार्टर में इनके नेट एनपीएस अराउंड 2.04% है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि आपको एनपीएस कुछ टाइम तक नहीं दिखाने, अगर वो ऑर्डर को हम ना माने, अगर वो ऑर्डर को साइड में रखें, तो विदाउट दैट ऑर्डर द नेट एनपीएस, जो प्रोफॉर्मा एनपीएस आपको दिख रहे हैं, वो है 2.04%। अगर आप इसको एचडीएफसी या कोटक से कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स ये आपको नंबर्स अच्छे नहीं दिखेंगे, क्योंकि एचडीएफसी कोटक एक अलग ही लेवल पे। लेकिन ओवरऑल अगर नेट एनपीएस देखें तो ठीक ठाक नेट एनपीएस है, इनके नेट एनपीएस हमेशा ऐसे ही रहे हैं। अब अगर मैं इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करूँ तो एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स, एचडीएफसी या कोटक, उसके कंपैरिजन में इनका कैपिटल सीएआर रेशियो थोड़ा कम है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ठीक
ठाक है, अगर दूसरे बैंक के कंपैरिजन में कंपेयर करोगे तो इतना अच्छा नहीं है। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है कि बेसिकली क्या आपके पास एडिक्वेट कैपिटल है, सफिशिएंट कैपिटल है, अगर कल कुछ होता है तो क्या आपके पास इतना कैपिटल है कि आप सर्वाइव कर पाओ, ठीक है। सो दिस इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसिकली। अब अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन मैंने बहुत ही सस्ते में इसको खरीदा था। अब अगर मैं पीबी रेशो की बात करूं तो आज अगर मैं ये वीडियो बना रही हूं तो अराउंड 1.68% के आसपास है आज की डेट में। अब मुझे ये प्राइस जो है मुझे ठीक ठाक लगता है, मुझे आज से जितना महंगा नहीं लगता, लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये थोड़ा रिस्की बेट है, जी हाँ। लेकिन आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नेक्स्ट एचडीएफसी है, और बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 1 साल 2 साल या 3 साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एचडीएफसी बन जाएगा। देखो ऐसा नहीं है, एचडीएफसी आज जो है उसको बहुत साल लगे, कोटक आज जो है उसको बहुत साल लगे वहां पहुंचने में। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर 2-3 साल में आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट एचडीएफसी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ये नेक्स्ट एचडीएफसी बने, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल नहीं। अब आपको ये भी ध्यान देना होगा क्यों मार्केट ने आईडीएफसी बैंक को प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं दिया जैसे एचडीएफसी को दिया या कोटक को दिया, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी तो अच्छा खासा रिटेल सेगमेंट में अपना रिटेल बुक बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी उसको प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं दिया। पहला रीजन ये है उनके जो लेगेसी लोन्स है, जो होलसेल लोन्स है, जो इंफ्रा लोन्स है, सो अभी भी ऑलमोस्ट 30 to 33% उनके ये जो होलसेल लोन्स है, इंफ्रा लोन्स है। तो मार्केट को ये बात अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि ये रिस्की सेगमेंट हो जाता है, और आगे जाके अगर ये लोन्स एनपीए में टर्न हो गए तो यहाँ पर इनको बहुत अफेक्ट होगा। तो मार्केट को ये एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। फिर सेकेंड चीज़ ये कि आरओई अगर आप देखोगे तो इनका इतना अच्छा है ही नहीं, तो उसके वजह से भी मार्केट को आरओई अच्छा नहीं है, आरओई अच्छा नहीं है, इसके वजह से मार्केट ने इनको वैल्यूएशन प्रीमियम नहीं दिया है। तो अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का तो अराउंड 56 रुपीज़ के आसपास है, पीबी रेशियो अराउंड 1.68 के आसपास है। मुझे ये प्राइस ठीक ठाक लगता है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस प्राइस पे, लेकिन आपको चीज़ों का ये ध्यान देना है कि आपको पहले तो एक लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है आपको, क्योंकि 1-2 साल में अभी जो आगे के क्वार्टर्स आएंगे या 1-2 साल में हो सकता है इनके बुक्स आपको फाइनेंशियल बुक्स इनके प्रेशर में दिखे। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये बेट बहुत रिस्की है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये जो मैंने आपको रिस्क बताया, लेगेसी लोन्स के बारे में बताया और जो इनके कंसर्न्स बताए, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसे ही इन्वेस्ट कर रहे हो बिना रिस्क देखे, बिना कंसर्न्स देखे, तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। तो रिस्क को नज़र रखते हुए फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, रिस्क आपको ध्यान देना है, फिर ही आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।